हेलो दोस्तों, मैं गौतम कुमार एजीमेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी के लिए प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज का मॉडल सेट नंबर 6 डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि वीडियो का संपूर्ण फायदा आप उठा सकें और अपनी तैयारी को और भी बेहतर बना सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जीके जीएस का क्वेश्चन आपको 73 नंबर से शुरू है। तो चलिए देखते हैं 73 में क्या लिखा हुआ है। लिखा है रतौंधी डैश की कमी के कारण होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए की कमी के कारण। रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। प्रकाश के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदलती है, ये असत्य है। तो सत्य क्या सब है? यह विद्युत चुंबकीय त्वरण है, बिल्कुल सत्य है। इसका वर्ण विक्षेपण होता है, ये भी सत्य है। सीधी रेखा में इसके गमन के कारण यह प्रतिबिंब एवं छाया बनाता है, यह भी सत्य है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्लों एंटासिड के निर्माण में किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्रति अम्लों या एंटासिड के निर्माण में किया जाता है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 से अधिक होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण। निम्न में से किस दर्पण की आवर्धन क्षमता +1 से अधिक होता है? अवतल दर्पण का। चलिए आगे है, अम्लीय घोल की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, KNO3 का। अम्लीय घोल की पहचान के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जा सकता है? KNO3 का। अगला प्रश्न है दोस्तों, C6H12O6 के 180 ग्राम में कितने कार्बन के परमाणु होते हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 36.132 गुना 10⁻23। C6H12O6 के 180 ग्राम में कितने कार्बन के परमाणु होते हैं? 36.132 गुना 10⁻23। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पायस के लिए परिक्षेपण का माध्यम है? ऑप्शन नंबर डी, केवल 2 यानी कि द्रव। निम्नलिखित में से कौन पायस के लिए परिक्षेपण का माध्यम है? द्रव। S उपकक्षा में महत्तम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ऑप्शन नंबर सी, एक वामवर्त एवं एक दक्षिणावर्त। S उपकक्षा में महत्तम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक वामवर्त होते हैं और एक दक्षिणावर्त होते हैं। Na2H2O3 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, +2। Na2H2 और O3 में S की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? +2। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे आसानी से एक प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करेगी? ऑप्शन नंबर डी, सीजियम। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे आसानी से एक प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करेगी? सीजियम। एकल प्रयोग प्लास्टिक की चुनौती से निपटने के लिए दिशा में पहला चरण कौन सा होना चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुनर्चक्रण। एकल प्रयोग प्लास्टिक की चुनौती से निपटने के लिए दिशा में पहला चरण कौन सा होना चाहिए? पुनर्चक्रण। एक डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। एक डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नालियों और सिंक को खोलने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नालियों और सिंक को खोलने के लिए किस रसायन का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का। मनुष्य में कौन सी कोशिकाएं विल्सन हार्मोन एंड्रोजन का संश्लेषण और स्राव करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लेडिंग कोशिकाएं। मनुष्य में कौन सी कोशिकाएं विल्सन हार्मोन एंड्रोजन का संश्लेषण और स्राव करती है? लेडिंग कोशिकाएं। नेक्स्ट है, एक पदार्थ X स्वाद में कड़वा है और साबुन जैसी अनुभूति देता है। यह पानी में घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन X के बारे में सत्य है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, X क्षारक भी है और क्षार भी है। एक पदार्थ X स्वाद में कड़वा है और साबुन जैसी अनुभूति देता है। यह पानी में घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन X के बारे में सत्य है? तो X क्षारक भी है और क्षार भी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पीलिया या जॉन्डिस डैश के कारण हो सकता है?
आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विषाणु या वायरस के कारण। पीलिया या जॉन्डिस किसके कारण हो सकता है? विषाणु या वायरस के कारण। कॉर्क कोशिकाएं डाइस की उपस्थिति के कारण जलरोधी होती हैं। ऑप्शन नंबर ए, सुबेरिन के कारण। कॉर्क कोशिकाएं किसके कारण, किसकी उपस्थिति के कारण जलरोधी होती है? सुबेरिन की उपस्थिति के कारण। अरस्तु की वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को डाइस में विभाजित किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वायवीय, जलीय और स्थलीय। अरस्तु की वर्गीकरण प्रणाली में प्राणियों को वायवीय, जलीय और स्थलीय में विभाजित किया गया था। अगला प्रश्न है, दिए गए चित्रों में से कौन से दूरदृष्टि दोष से पीड़ित आंख की स्थिति को दर्शाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्र ए और बी दोनों चित्र जो है दूरदृष्टि दोष से पीड़ित आंख को दर्शाते हैं। अगला प्रश्न है, साधारण नमक, चॉक पाउडर और कपूर पाउडर के मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रक्रियाओं का सही क्रम कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊर्ध्वपातन, जल में विघटन, निस्यंदन और वाष्पीकरण। यानी कि साधारण नमक को ऊर्ध्वपातन के द्वारा, चॉक पाउडर को जल में विघटन के द्वारा, कपूर पाउडर को निस्यंदन के द्वारा अलग किया जा सकता है। फिर से पढ़ते हैं एक बार, साधारण नमक, चॉक पाउडर और कपूर पाउडर के मिश्रण के घटकों को अलग करने के लिए उपयोग में की जाने वाली प्रक्रियाओं का सही क्रम कौन सा है? ऊर्ध्वपातन, जल में विघटन और निस्यंदन, वाष्पीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोहे के संरक्षण, लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जा सकता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 और 4, यानी कि एनोडीकरण और गैल्वेनीकरण। लोहे के संक्षारण को रोकने के लिए निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जा सकता है? एनोडीकरण और गैल्वेनीकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के साथ विषमांगी मिश्रण बनाएंगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 4, यानी कि रेत और नींबू का रस। निम्नलिखित में से कौन एक दूसरे के साथ विषमांगी मिश्रण बनाएंगे? तो रेत और नींबू का रस एक दूसरे के साथ विषमांगी मिश्रण बनाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्माशोषी अभिक्रिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्या है? एक उष्माशोषी अभिक्रिया है। निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्माशोषी अभिक्रिया है? तो पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्या है? उष्माशोषी अभिक्रिया है। ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली या आने वाले डैश से बचाती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, परावैंगनी विकिरण से। ओजोन परत पृथ्वी की सतह को सूर्य से आने वाली परावैंगनी विकिरण से बचाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी मानव कोशिकाओं के केंद्रक में डीएनए की मात्रा समान होती है। सही है, सभी मानव कोशिकाओं के केंद्रक में क्या होती है? डीएनए की मात्रा समान होती है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, मिट्टी एक डाइस है, मिट्टी क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिश्रण। मिट्टी क्या है? मिश्रण है। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये गलत है। क्या लिखा है इसमें? मुस्लिम लीग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया था, ये बिल्कुल गलत है। तो सही क्या सब है, चलिए देख लेते हैं पॉइंट में। नेशनल हेराल्ड और हरिजन जैसे प्रसिद्ध समाचार पत्रों ने 1942 ईस्वी में संघर्ष की पूरी अवधि के लिए भारत छोड़ो आंदोलन का लगातार समर्थन किया, बिल्कुल सही है। रियासतों में आंदोलन न केवल जिम्मेदार सरकार के लिए बल्कि भारत की स्वतंत्रता और ब्रिटिश भारत के साथ राज्यों के एकीकरण के लिए था, ये भी सही है। उसके बाद है भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में शुरू किया गया था, ये भी सही है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, गलत कथन कौन सा है? तो गलत कथन क्या है? मुस्लिम लीग भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किया, ये बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट है, धमाल नृत्य डाइस राज्य में एक लोकप्रिय नृत्य रूप है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरियाणा में। धमाल नृत्य हरियाणा राज्य में एक लोकप्रिय नृत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बारे में इनमें से कौन सा विकल्प गलत है? ध्यान रखिएगा, क्या पूछ रहा है, गलत है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने मुगल सम्राट के नाम पर प्रशासन शुरू किया, ये बिल्कुल गलत है। तो सही क्या सब है, चलिए देखते हैं। सिक्के ढलवाए गए और बहादुर शाह के नाम पर आदेश जारी किए गए, बिल्कुल सही है। बहादुर शाह को सभी विद्रोही नेताओं द्वारा सम्राट के रूप में मान्यता दी गई, ये भी सही है। बरेली में खान बहादुर खान ने मुगल सम्राट के नाम पर
प्रशासन का संचालन किया, बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये गलत है। इनमें से कौन सा संपत्ति के अधिकार के बारे में गलत है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निरस्त कर दिया गया था, बिल्कुल गलत है। लेकिन गलत पूछ रहा है हमसे, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं सही क्या सब है। अनुच्छेद 31 के तहत इसका उल्लेख किया गया था, बिल्कुल सही है। अब यह कानूनी अधिकार है, यह भी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 103 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? क्या होगा आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड में। प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्योहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निम्नलिखित योग्यताओं में से कौन सा गलत है? फिर गलत पूछ रहा है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति की आयु 30 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, बिल्कुल गलत है। तो सही क्या सब है? व्यक्ति भारत का नागरिक होना चाहिए, एकदम सही है। व्यक्ति को लाभ का पद धारित नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। व्यक्ति को लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचन के लिए योग्य होना चाहिए, बिल्कुल सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गलत है। नेक्स्ट है, न तो लाभ न ही हानि की स्थिति को क्या कहा जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लाभ अलाभ स्थिति। ये ऑप्शन के अनुसार भी आप लगा सकते हैं। लिखा है न तो लाभ और न ही हानि की स्थिति को क्या कहा जाता है? लाभ अलाभ की स्थिति, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केशवानंद भारती। निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? केशवानंद भारती वाद में। चलिए नेक्स्ट है, जिला परिषद के लिए सदस्यों की संख्या कितने? जनसंख्या पर एक सदस्य का आवंटन जिला अधिकारी, जिला दंडाधिकारी जिला गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 50,000। जिला परिषद के लिए सदस्यों की संख्या कितने जनसंख्या पर एक सदस्य का आवंटन जिला दंडाधिकारी जिला गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके करता है? 50,000। नदियों के लोकप्रिय नामों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? फिर गलत पूछ रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंडक नदी को नेपाल में सरपो भी कहा जाता है, बिल्कुल गलत है। लेकिन गलत पूछ रहा है तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। तो सही क्या सब है? चलिए देखते हैं पॉइंट में। बूढ़ी गंडक नदी को बिहार में सिकरहना भी कहा जाता है, सही है। घाघरा नदी को नेपाल में मांचू और करनाली कहा जाता है, ये भी सही है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में तसांगपो के रूप में जाना जाता है, बिल्कुल सही है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि वो गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित चोटियों में से उनकी ऊंचाइयों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और नंदा देवी। निम्नलिखित चोटियों को उनकी ऊंचाइयों के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। तो सबसे ऑप्शन के अनुसार सबसे बड़ा कौन हो गया? नंदा देवी, उससे छोटा अन्नपूर्णा, उससे छोटा धौलागिरी, उससे छोटा मकालू। बढ़ते क्रम में है मकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और नंदा देवी। अगला प्रश्न है दोस्तों, अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी डैश लिपि में होगी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देवनागरी लिपि में। अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी किस लिपि में? देवनागरी लिपि में। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? बताइए क्या होगा आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2006 में। इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में की गई थी? 2006 ईस्वी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचंड झोंके और भारी वर्षा के साथ आने वाले स्थान केंद्रित त्वरित झंझावत को काल वैशाखी के रूप में जाना जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल में। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रचंड झोंके और भारी वर्षा के साथ आने वाले स्थान केंद्रित त्वरित झंझावत को काल वैशाखी के रूप में जाना जाता है? कहां पर? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन किया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चोल वंश। निम्नलिखित में से किसने मध्यकालीन भारत में तमिलनाडु पर शासन किया था? कौन किया था? चोल वंश। पोन्नई, चिन्नई, शिवानंदम और वलिवेडु वंधु भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित हैं? बताइए क्या होगा आंसर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथकली से। पोन्नई, चेन्नई, शिवानंदम और वलिवेलु बंधु भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? कथकली से।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री जीवोम है, बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नदी। निम्नलिखित में से कौन सा एक समुद्री जीवोम है, नदी। मानव विकास सूचकांक इनमें से किस कारक पर आधारित नहीं है, फिर पूछ रहा है नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निवल घरेलू उत्पाद सूचकांक पर मानव विकास सूचकांक कारक नहीं है। तो क्या सब है कारक? सकल राष्ट्रीय आय सूचकांक ये कारक है, जीवन प्रत्याशा सूचकांक ये भी कारक है, और शिक्षा सूचकांक ये भी कारक है। चलिए एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव विकास सूचकांक इनमें से किस कारक पर आधारित है? आधारित है हम लोग देख रहे हैं, तो आधारित है किस पे? सकल राष्ट्रीय आय सूचकांक पे आधारित है, जीवन प्रत्याशा पर आधारित है, और शिक्षा पर आधारित है। निवल घरेलू उत्पाद पर आधारित नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, उत्पादन लागत में डैश शामिल नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कच्चा माल। उत्पादन लागत में क्या शामिल नहीं होता है? तो कच्चा माल शामिल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, द्वितीय आंग्ल भूटान युद्ध इनमें से किस वर्ष समाप्त हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1865 ईस्वी में। द्वितीय आंग्ल भूटान युद्ध इनमें से किस वर्ष समाप्त हुआ था? 1865 ईस्वी में। नेक्स्ट है, इनमें से किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए एक दिव्यांग समिति का गठन किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जस्टिस लोढ़ा समिति की सिफारिश पर। इनमें से किस समिति की सिफारिश के आधार पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड द्वारा दिव्यांग क्रिकेटरों के लिए एक दिव्यांग समिति का गठन किया गया था? जस्टिस लोढ़ा समिति की सिफारिश पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1942 में घटित हुई थी? इसका आंसर क्या होगा बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1942 में घटित हुई थी? तो 1942 में क्या घटित हुई थी? भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया गया था। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किसे मौर्यकालीन दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्तंभ को। निम्नलिखित में से किसे मौर्यकालीन दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया गया था? स्तंभ को। हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को डाइस ग्रिड पैटर्न में सुनियोजित किया गया था। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयताकार पैटर्न में। हड़प्पा सभ्यता के दौरान शहरों को आयताकार ग्रिड पैटर्न में सुनियोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट है, रेलवे द्वारा महिला यात्री सुरक्षा हेतु किस पहल की शुरुआत की गई है? करंट का क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेरी सहेली। रेलवे द्वारा महिला यात्री सुरक्षा हेतु किस पहल की शुरुआत की गई है? मेरी सहेली पहल की शुरुआत की गई है। अगला प्रश्न है, जेल पर्यटन की शुरुआत किस राज्य में की गई है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में। जेल पर्यटन की शुरुआत किस राज्य में की गई है? महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बांग्लादेश से संबंधित है? क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चकमा जनजाति। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बांग्लादेश से संबंधित है? चकमा जनजाति। निम्नलिखित में से कौन मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप 2021 जीतने वाले प्रथम भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सौरभ घोषाल। निम्नलिखित में से कौन मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप 2021 जीतने वाले पहले भारतीय स्क्वैश खिलाड़ी हैं? सौरभ घोषाल। अगला प्रश्न है, समाज विज्ञानियों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निर्धनता का सूचक नहीं है? फिर नहीं पूछ रहा है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शुद्ध पेयजल की पर्याप्तता। यह निर्धनता का सूचक नहीं है। तो क्या सब है सूचक? रोजगार के अवसरों की कमी, किसी एकल परिवार में अधिक सदस्य, निरक्षरता का स्तर, ये सभी समाज विज्ञानियों के अनुसार निर्धनता का सूचक है। चलिए नेक्स्ट है, फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजतंत्र का। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप फ्रांस में किस प्रकार की सरकार का अंत हुआ? राजतंत्र का। निम्न में से कौन भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रमुख सुलेखक थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला प्रश्न है, कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। कोलकाता के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा।
यदि एक वस्तु का वेग समय के समानुपातिक है तो उस वस्तु में डैश है, उस वस्तु में क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक समान त्वरण। यदि एक वस्तु का वेग समय के समानुपातिक है तो उस वस्तु में एक समान त्वरण है। नेक्स्ट है, इका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में डैश धातु के रूप में नामित किया गया था। क्या होगा आंसर? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गैलियम। इका एल्युमिनियम को आधुनिक आवर्त सारणी में गैलियम धातु के रूप में नामित किया गया था। अगला प्रश्न है, मुगल साम्राज्य के शासनकाल में नगदी के अतिरिक्त मनसबदारों को मिलने वाला वेतन डैश कहलाता था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जागीर कहलाता था। मुगल साम्राज्य के शासनकाल में नगदी के अतिरिक्त मनसबदारों को मिलने वाला वेतन क्या कहलाता था? जागीर कहलाता था। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत अपनी कृतियों के प्रभावी निर्वहन हेतु निर्वाचित सदस्यों में से चुनाव द्वारा अस्थायी समितियों का गठन करती है। निम्न में से कौन इस समिति के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, औद्योगिक प्राधिकरण समिति। ग्राम पंचायत अपने कृतियों के प्रभावी निर्वहन हेतु निर्वाचित सदस्यों में से चुनाव द्वारा अस्थायी समितियों का गठन करती है। निम्न में से कौन इस समिति के अंतर्गत नहीं आता है? ध्यान रखिएगा, क्या पूछ रहा है? नहीं आता है, तो औद्योगिक प्राधिकरण समिति नहीं आता है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो क्या सब आता है? उत्पादन समिति आता है, लोक निर्माण समिति आता है और लोक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति भी आता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सी हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रृंखला है? क्या होगा आंसर, बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिवालिक। इनमें से कौन सी हिमालय की बाह्यतम पर्वत श्रृंखला है? शिवालिक। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में संघनन तब होता है जब? ऑप्शन नंबर सी, तापमान औसांक पर पहुंच जाए। वायुमंडल में संघनन कब होगा? जब तापमान कहां पहुंच जाएगा? औसांक पर। वायुमंडल में संघनन तब होता है जब तापमान औसांक पर पहुंच जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ईसीआई एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो चुनावों के आयोजन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है। भारत के निर्वाचन आयोग के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो यह एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो चुनावों के आयोजन एवं पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1973 ईस्वी में डाइस राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक किया गया था। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर राज्य का। 1973 ईस्वी में मैसूर राज्य का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानचित्र निर्माण की कला एवं विज्ञान को इनमें से क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है, बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्टोग्राफी। मानचित्र निर्माण की कला एवं विज्ञान को इनमें से क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी कहा जाता है। ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में इनमें से कौन से बैंक शामिल नहीं होते हैं? फिर पूछ रहा है, नहीं होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विश्व बैंक। ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में इनमें से कौन से बैंक शामिल नहीं होते हैं? तो विश्व बैंक शामिल नहीं होते हैं। तो शामिल क्या सब है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, वाणिज्यिक बैंक और भूमि विकास बैंक, ये सभी ग्रामीण बैंकिंग प्रणाली में शामिल हैं। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी की 2020 ईस्वी की रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 131वां। ध्यान रखिएगा, 2020 पूछ रहा है। यूएनडीपी की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 131वां। निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 24 अप्रैल को। निम्न में से किस तिथि को राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, गणतंत्र दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा को। गणतंत्र दिवस 2022 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा किसे परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा को। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पंचायती राज की अवधारणा की अनुशंसा इनमें से किस समिति द्वारा की गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवंत राय मेहता समिति के अनुशंसा पर। भारत में पंचायती राज की अवधारणा डाइस की अनुशंसा इनमें से किस समिति द्वारा की गई थी? भारत में पंचायती राज की अवधारणा की अनुशंसा इनमें से किस समिति द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है,
भारत में लोकसभा में निर्वाचित महिलाओं का प्रतिशत हमेशा डैश से कम रहा है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15% से हमेशा कम रहा है। भारत में लोकसभा में निर्वाचित महिलाओं का प्रतिशत हमेशा 15% से कम रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1942 में आरंभ किया गया था? क्या होगा आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। ये रिपीटेड प्रश्न है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1942 में आरंभ किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है, चौसा के युद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य गलत है? गलत पूछ रहा है, तो कौन सा तथ्य गलत है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह 1959 ईस्वी में हुआ था। ये गलत है। तो सही क्या सब है? इस युद्ध में हुमायूं परास्त हुआ था। किस युद्ध में? चौसा के युद्ध में। इस युद्ध के बाद हुमायूं ईरान भाग गया। इस युद्ध के बाद फरीद खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की थी। ये तीनों ऑप्शन सही है। हमसे पूछ रहा है गलत, तो गलत क्या है? यह 1959 में हुआ था। यह गलत है चौसा के युद्ध के बारे में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 दिसंबर को। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन लाला लाजपत राय के संबंध में सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है, सही नहीं पूछ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, इनका जन्म 1855 में हुआ था। ये सही नहीं है। तो सही क्या सब है? वे एक आर्य समाजी के रूप में सक्रिय सदस्य थे। वे पंजाब के राष्ट्रवादी थे। उन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। किनको? लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय के संबंध में क्या सब सही है? कि वे आर्य समाज के सक्रिय सदस्य थे, वे पंजाब के राष्ट्रवादी थे और उन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता था। ये तीनों ऑप्शन सही है। हमसे पूछ रहा है गलत कौन सा है, तो उनका जन्म 1855 ईस्वी में हुआ था। ये गलत है। चलिए, इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, बेलूर में होयसलेश्वर मंदिर किस शैली के मंदिर का उदाहरण है? बेलूर में होयसलेश्वर मंदिर किस शैली के मंदिर का उदाहरण है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेसर शैली का। बेलूर में होयसलेश्वर मंदिर किस शैली के मंदिर का उदाहरण है? बेसर शैली का। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अगले सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।